नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका राही न्यूज़ में। दर्शकों, जैसा कि हमारा वादा रहता है कि हम आपके बीच एक खास ऐसी शख्सियत को लेके आते हैं हमेशा, ताकि भलाई के लिए लगातार कुछ समाज सेवी संस्थाएं और कुछ हमारे ऐसे ही युवा नेता हैं। और आज कुछ एक खास हम एक महिला से आपको मिलवाने जा रहे हैं। सेंट्रल की गवर्नमेंट भी फेल्योर है, स्टेट की गवर्नमेंट भी फेल्योर है। ये कि अन्नदाता रो रहा है, अन्नदाता आत्महत्या कर रहे हैं। बसों में वही लोग जाते हैं बेचारे जो बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं। महिलाओं के साथ इतनी छेड़खानी होती है, महिलाओं के साथ इतने बलात्कार होती है, जो अपनी औरतों के कानों के कुंडल बेच देंगे, लेकिन उनको शराब चाहिए। कि पेट्रोल और डीजलों के दाम बढ़ा के, किराए के दाम बढ़ा के हम अर्थव्यवस्था को सही कर लेंगे। बसों में वही लोग जाते हैं बेचारे जो बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, हम चाहेंगे कि आज हम अपने दर्शकों को बताएं कि आप जैसे कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है और महिलाओं के हित में काफ़ी सारे लंबे समय से आप जुड़ी हुई है। महिला भी आपसे बहुत सारी जुड़ी हुई है। लगभग 6,500 से ज़्यादा महिलाओं को आप अब तक सहयोग प्रदान कर चुके हैं। तो मैम, सबसे पहले जानकारी हम लेना चाहेंगे कि जैसे कि कोरोना काल चल रहा था और बहुत सारी सेवाएं भी आपने दी है, तो कोरोना काल जो कैसा रहा उसके बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं हमारे। धन्यवाद। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोगों ने बहुत अहम सवाल पूछा है और समाज के लिए पूछा है, जिसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। क्योंकि हर आदमी, पहले लोग कहते थे कि पॉजिटिव लोगों के साथ में मिलो, और अब जो है ईश्वर का ऐसा करिश्मा है कि लोग कहते हैं कि नहीं, पॉजिटिव लोगों से दूर रहिए और नेगेटिव लोगों की सेवा में रहिए। तो ये एक बहुत ही अलग करिश्मा हुआ है ऊपर वाले का। और कोरोना का टाइम पीरियड रहा है और आज भी चल रहा है, एट ए प्रेजेंट भी कोरोना का। इस समय कोरोना की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर शहर के अंदर। तो जिस समय कोरोना शुरू हुआ था भारतवर्ष के अंदर, तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले बता दिया था कि इसके लिए आप तैयारियां शुरू कर लीजिए और कोरोना हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी आ सकता है। तो उस समय बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे कांग्रेस का मखौल उड़ाया था। और जिस समय कोरोना भारतवर्ष के अंदर बढ़ना शुरू हुआ तो यहाँ पे कम्प्लीटली लॉकडाउन कर दिया गया। तो लॉकडाउन का जो पीरियड था उसमें हर व्यापारी, हर कर्मचारी, हर मतलब जवान, बूढ़ा, महिलाएं, सब लोग घर में लॉक हो गए। अच्छा, आधे से ज़्यादा लोग क्या हैं कि यहाँ पर जो है प्राइवेट नौकरी करते हैं। तो जो प्राइवेट नौकरी करते हैं तो वो सारे लॉकडाउन में घर में बैठ गए। अर्थव्यवस्था बिल्कुल जीरो हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई अर्थव्यवस्था। तो उसमें मतलब कि सरकार ने कोई ठोस स्टेप्स नहीं उठाए। सरकार कहती है कि हमने सब लोगों के पास मतलब कि जितने भी यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य हैं या पार्षद हैं या बीडीसी मेंबर हैं या ब्लॉक प्रमुख हैं या मतलब XYZ जो भी कोई पदों पर है चिन्हित, उनके लिए हमने पैसा भेजा है और वो अपने अपने एरिया का पूरा ध्यान रखें। तो मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने कोई ध्यान नहीं रखा और सरकार ने कम्प्लीटली अनदेखी करी है। और कहीं पे भी उन्होंने तीसरी नज़र नहीं रखी कि आप जिसको आप पैसा दे रहे हो एटलीस्ट उस पर नज़र रखो कि वो उस पैसे को किस तरीके का सदुपयोग कर रहा है कि दुरुपयोग कर रहा है। मतलब आपका मानना है कि जो ज़रूरतमंद थे उनको सहायता नहीं मिल पाई? हाँ बिल्कुल, जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको बिल्कुल सहायता नहीं मिली। मेरे ऑफिस में इतने 50-50 महिलाएं डिस्टेंस मेंटेन करके इकट्ठा होकर आई हैं कि मैडम हम लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। हमारी कांग्रेस ने हर जगह, हर कस्बे, हर शहर, हर नगर, हर गली, हर चौराहे पे जाके मदद करी है। मास्क बांटे, खाद्य सामग्री बांटी, पका हुआ खाना बांटा, मतलब जो जितना सक्षम था उसने कम्प्लीटली उतनी मदद कर रही है और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना इस समय बढ़ चुका है। हमें मेरा एक छोटा सा और सवाल रहेगा, जैसे कि कोरोना टाइम अभी चल रहा था, उस टाइम पे तो कोरोना का केस बहुत कम थे, लेकिन अभी कोरोना के केस लगभग 5 लाख होने वाले हैं। तो अब इस पर क्या सवाल उठता है? देखिए, जिस समय कोरोना बहुत कम था उस समय तो सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया कि पूरा टाइम आदमी घर में अंदर बंद है। और जिस समय अब कोरोना बढ़ा है, अब ये कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए आप। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि आत्मनिर्भर आपको उस समय बनाना चाहिए था जिस समय 3 महीने किया था, और इस समय कोरोना बढ़ चुका है, अब आप आत्मनिर्भरता की बात करते हो। भैया, हिंदुस्तान में
अशिक्षित लोग बहुत ज़्यादा हैं, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन लोगों को यही नहीं पता है कि कोरोना होता क्या है। आप इन सब चीज़ों के लिए, आपको लोगों के लिए संदेश पहुंचाने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रेरणादायक कोई नई मतलब नए छोटी ऐसी संस्थाएं चलानी चाहिए थी कि जिससे लोगों को बताओ कि भाई इससे आपको ऐसे बचाव करना है। आपने कम्प्लीटली लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि हम तो तुम्हें 3 महीने की ट्रेनिंग दे चुके हैं, अब आप आत्मनिर्भर बनिए और अपनी सुरक्षा खुद करिए। इट डज मीन कि सरकार कम्प्लीटली फेलियर सरकार है, और जितने ये बड़े बड़े वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन सब वादों पे धरातल पे इतना सा भी काम नहीं है। मैं विपक्ष होने के नाते बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे समाज की बात कर रही हूँ, जो समाज मेरे पास आता है, मैं उनकी आवाज़ की बात कर रही हूँ। कोई सोचे कि मैं कांग्रेस की लीडर हूँ और मैं कांग्रेस के तहत ये बात कर रही हूँ, मैं समाज की बात कर रही हूँ, समाज कह रहा है। और आने वाले टाइम में इन लोगों को ये राजनीति की बात नहीं है, इस समय बहुत दुख का विषय है। ये आपदा की स्थिति है पूरे भारतवर्ष के अंदर। इस समय सरकार को बहुत सचेत रहना चाहिए, और उस समय सचेत रहना चाहिए। उस समय सरकार बोल रही है कि आप लोग हम तो आपको ट्रेनिंग दे चुके हैं, अब आप लोग आत्मनिर्भर बनिएगा, अपने अपने काम संभालिए। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, वो आत्मनिर्भर कहाँ से बन जाएंगे भाई? लोग बीमार पड़े हैं, उनके पास पैसा खर्च करने को नहीं है, वो कहाँ से आत्मनिर्भर बन जाएंगे? हिंदुस्तान वैसे भी गरीबी रेखा के नीचे है। तो आप ये बताइए कि गरीबों के लिए सरकारें बनती हैं, अमीरों के लिए सरकारें नहीं बनती। और ये जो सरकार बनी हुई है, सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, ये अमीरों के लिए बनी हुई सरकार है। अमीरों का ये हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। और जो आदमी गरीब आदमी है, जो ये सोच के वोट करता है कि शायद ये गवर्नमेंट हमारे लिए इतना हमारे को फ़ायदा करेगी, हमारे बच्चों की नौकरियां लग जाएंगी, हमारे घर की जो बेरोज़गारी है वो बेरोज़गारी दूर हो जाएगी, उन सब चीज़ों में ये फेलियर है। मैम, यही मेरा एक सवाल और बनता है कि अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल की, तो 10 पैसे घटाए जाते हैं और 1 रुपया बढ़ा दिया जाता है। हाँ। इस पर आप क्या कहेंगे मैम? देखिए, अभी कोरोना का माहौल चल रहा है। हर घर में मैं कहूँगी कि यदि डॉक्टर्स टीम आए हर गली में, तो मैं समझती हूँ कि हर गली में 1 या 2 पेशेंट इनको मिल जाएगा। यदि मान लो ये सही धरातल पे काम करें, तो धरातल पे तो कोई काम होता नहीं है, इनके काम तो सारे हवाओं में और खाली मतलब बड़ी बड़ी डींगे मारना, और ज़मीन पे भी प्रैक्टिकल इनको कुछ नहीं करना है। और त्रिवेंद्र सरकार तो कम्प्लीटली फेलियर सरकार साबित होगी आने वाले टाइम में। ये कोरोना का जो पीरियड चल रहा है ना, इसमें पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कि बीजेपी गवर्नमेंट्स हमारे लिए क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। इसमें भी पक्षपात हो रहा है। अब ये देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने की अभी क्या ज़रूरत थी? अब ये लोग कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो हमने दाम बढ़ाए हैं, हमने इसलिए ये दाम बढ़ाए हैं कि जिससे कि भाई हमको सरकार चलानी है, हमें गरीबों के लिए कुछ मदद करनी है। अरे भाई, तुम इतने खाली हो चुके क्या? जनता का पैसा आप जनता में नहीं लगा रहे, जनता का पैसा नेता खा रहे हैं, और ऊपर से आप ये बोलते कि नहीं हमें समाज के लिए ये करना है। तो कितनी हास्यास्पद बात है ये कि आप जनता का ही पैसा जनता में नहीं लगा रहे हैं, जनप्रतिनिधि नहीं लगा रहे हैं, जो यहाँ के जो चुने गए लोग हैं वो नहीं लगा रहे हैं। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये सिटी बना देंगे, हम फलाना सिटी कर देंगे, और हम लंदन बना देंगे, हम चंडीगढ़ बना देंगे। मैं कहती हूँ तुम लंदन और चंडीगढ़ को तो छोड़ो, कम से कम गरीबों की कंप्लीटली फुल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करा दो। लंदन और चंडीगढ़ तो बाद में बनेगा, पहले आप यही काम कर दो। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं कि जो गरीब जनता है, जो लाइन में लग के वोट डालती है, किसी उम्मीद से वोट डालती है, ये मंत्री लोग ये अपने घरों के वोटों से मंत्री नहीं बन जाते हैं, ये जनता के वोटों से मंत्री बनते हैं। और जनता के लिए आप काम करना छोड़ देते हैं, फिर आप घर के लिए लग जाते हैं कि हम कितनी संपत्ति अपने घर के लिए इकट्ठी कर दें, कितना हम अपने घर के लिए कितना कर दें। ऊपर से ये बोलते हैं जी इतना पैसा हमारा खर्च हुआ इलेक्शन में, तो क्या हम अपने पैसे को इकट्ठा नहीं करेंगे क्या? तो आप ये बताइए, ऐसे लोग जनता के लिए क्या कर देंगे? जनता को ठग रहे हैं ये लोग झूठ बोल बोल कर। और जनता बहुत भली बातें समझ भी चुकी है, और जनता के पास अब आने वाले टाइम में जनता इनको जवाब भी बहुत अच्छा देगी। बिल्कुल मैम, मेरा एक और सवाल बनता है कि जैसे कि रुड़की में एक मूर्ति को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे लगा दिया था, शायद आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उस पर भी एक बहुत बड़ा बवाल भी उठा था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस समय चंद्रशेखर हमारे जो आज़ाद जी हैं वो हमारे शहीद
व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज हम हिंदुस्तान में खुला हवा में सांस ले रहे हैं। जी। नहीं तो हिंदुस्तान इतनी खुली हवा में सांस नहीं ले सकता था। कितने जवानों ने हमारे आहुति दी है, कितने हमारे जवान शहीद हो गए, और उन सब जवानों का भी ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, शहीदों का मजाक उड़ा रहे हैं। वहाँ से उठा के मूर्ति को उठा के वहाँ से वहाँ रख देते हैं, वहाँ से उठा के वहाँ रख देते हैं। तो इट डज मीन आप शहीदों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। और शहीदों का जो आदमी मजाक उड़ा सकता है, क्या वो समाज की सेवा कर सकता है? मैं समझ सकती हूँ कि वो कोई समाज की सेवा नहीं कर सकता, सिर्फ समाज को ठग सकता है। उस समय तालमेल नहीं था, मेयर में और विधायक जी में कोई तालमेल नहीं था। अच्छा, अपनी तानाशाही में अहम ब्रह्मास्मि वाली पॉलिसी रही कि नहीं मैं ऐसे कर दूंगा तो तू ऐसे कर देगा। इन सब चीज़ों में एक शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे मूर्ति वहाँ से उठा के वहाँ रख दी। उसके बाद फिर कोर्ट में मैटर गया, डीएम साहब आए। उस समय डीएम हमारे दीपक रावत जी थे। दीपक रावत जी आए, यहाँ पे पूरा मुआयना करके गए, डिक्लेयर कर गए वो कि इस मूर्ति को उठा के इनकी चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति को यहाँ से प्रतिमा को उठाकर वहीं पे स्थापित करी जाएगी जहाँ पर है। आज भी वहाँ पे वही रेड़े लग रहे हैं, वहीं पे ठेले लग रहे हैं, वहीं पे ही वो स्टैंड बनाया हुआ है, और वहीं पे ही मतलब गंदे लोगों का झुंगट बैठा रहता है। कोई भिखारी बैठे रहते हैं, कोई कैसा बैठा रहता है, कोई रेड़ा लगा के बैठा हुआ है। तो इन लोगों ने तो शहीदों का भी मजाक बना रखा है। बीजेपी गवर्नमेंट तो एक ऐसी गवर्नमेंट है कि यहाँ पे मतलब कि इन लोगों को किसी गरीब से कोई लेना देना नहीं है। इनके अपने पेट भरने चाहिए और इनकी अपनी वाही वाही होनी चाहिए। बी प्रैक्टिकल, ये जीरो हैं, बिल्कुल खुले शब्दों में मैं बात कर रही हूँ। और आने वाले टाइम में ये कोरोना काल, पेट्रोल डीजल बढ़ा रहे हैं, आप बसों का किराया बढ़ा रहे हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, आदमी आत्महत्या करने पे तुल रहा है, वैसे बीमार होके मर रहा है, वैसे दुनिया भर के त्रस्त हो रही है समाज। जो वोट लगा के लाइन में लग के तुम लोगों को मंत्री और तुम लोगों को सीएम बनाया है, और वही जनता के लिए आप ये काम कर रहे हैं कि उनका किराया बढ़ा रहे हैं। अरे जो ज़रूरतमंद लोग हैं बसों में वही लोग जाते हैं बेचारे, जो बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं। आप ये बताइए कि उनके पास खाने को रोटी नहीं और डबल किराया कर दिया उनका। तो भाई व्यवस्थाएं जो हैं वो कम्प्लीटली ख़राब हैं। इन लोगों का सरकार चलाने का जो विषय है वो बिल्कुल जीरो है, और इनको बिल्कुल सरकार चलानी नहीं आ रही है। गरीब आदमी के दर्द को ये बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। महिलाएं हमारी, अब आप देख लीजिए, हमारी महिलाओं के साथ इतनी छेड़खानी होती है, महिलाओं के साथ इतने बलात्कार होते हैं, महिलाओं के साथ मेरे पास इतने केस आते हैं, और इसमें थानों में भी जाते हैं इतने केस, और उनमें भी उन्हीं लोगों की सुनवाई होती है जहाँ पे पैसा दिया जाता है। नहीं तो यदि कोई गरीब आदमी है उसको तो भगा देते हैं। उसकी कोई तो आप ये बताइए कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा? वोट तो आप उसकी लोगे, मंत्री आप बनोगे, ऐश आप करोगे, जनप्रतिनिधि आप बनोगे, विधायक आप बनोगे, मेयर आप बनोगे, उसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे गरीब जनता? लॉकडाउन भी चल रहा था और उस टाइम पे जो शराब के ठेके थे वो खोल दिए गए। तो क्या आपको लगता है कि आपका भी मानना है कि शराब के ठेके खोलने से भारत की अर्थव्यवस्था को बदला जा सकता था? मेरी बात सुनिए, यदि शराब के ठेके खोलने से भारत की अर्थव्यवस्था सही होती है तो इट डज मीन कि आप भारतवर्ष को गर्क में डाल रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोग हमारे भारतवर्ष में इतने टेंशनाइज, इतने फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि शाम होते ही उनको शराब चाहिए। बिल्कुल। आधे से गरीब जनता ऐसी है जो अपनी औरतों के कानों के कुंडल बेच देंगे लेकिन उनको शराब चाहिए। मैं कहती हूँ कांग्रेस टाइम में जितनी योजनाएं थी हमारी महिला विंग के लिए, हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जितनी योजनाएं चलाई थी महिलाओं के लिए, वो सारी योजनाओं को इन्होंने नाम बदल के बोला कि हम इनको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और वो इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हुई हैं, खाली नाम बदले गए हैं उनके, धरातल पे वो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं है। तो हमारे भगवानपुर क्षेत्र की महिलाओं से जब मैंने बात किया, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से कुछ पैसा मिला था, 500-1,000 रुपये उनको मिला खाते में, जनधन अकाउंट में जो सरकार ने पैसा भेजा था, लेकिन मारपीट के उनके पतियों ने
वो पैसा निकलवा के दारू पी ली। हाँ ये बिल्कुल, बताइए क्या? मैं वही बात बोल रही हूँ कि सरकार हर जगह पे विफल है, हाँ। हर जगह पे फेलियर साबित हो रही है। इनकी व्यवस्थाएं बिल्कुल भी सुनिश्चित तरीके से नहीं है। यदि आपदा की स्थिति किसी भी कंट्री में आती है तो सरकार पहले से अवेल रहती है, सरकार सचेत रहती है कि यदि सपोज ऐसी स्थिति आती है तो हमें अपनी जनता को कैसे सुनिश्चित करना है, उनकी सुव्यवस्थाएं कैसे हमको बनानी है, और ये उन चीज़ों में कम्प्लीटली फेलियर रहे हैं। मैम एक मेरा सवाल और रहेगा, किसान अन्नदाता है और किसान ही आज लोगों को जीवित करता है। ये तो आपने लॉकडाउन में भी देख लिया होगा शायद। हाँ। और आप तमाम दर्शक भी समझ चुके हैं कि लॉकडाउन में भी किसान की ही एक महत्वपूर्ण भूमिका थी कि इतने लोगों को खाना, अन्न पैदा करना, सब्जियां पैदा करना, जिस पे आज लॉकडाउन में लोग जिंदा रहे। लेकिन आज किसान परेशान है। किसान की जो सबसे बड़ी परेशानी है उसका मील का पेमेंट भुगतान नहीं हो पाता। लेकिन उस आपदा की स्थिति में क्या उनको कोई मुआवजा मिला सरकार से? सरकार ने घोषणा भी की थी हालांकि। मैम उस पर आप क्या कहेंगे? मैं किसान कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते मैं पहले भी बोला है आपको, अभी भी बोला है कि ये जो गवर्नमेंट है बिल्कुल फेलियर है। सेंट्रल की गवर्नमेंट भी फेलियर है, स्टेट की गवर्नमेंट भी फेलियर है। भारत में किसान जो है अन्नदाता कहा जाता है, जो सबको खाना खिला के उसके बाद खुद खाना खाता है। और आज ये हालात हो गए हैं कि अन्नदाता रो रहा है, अन्नदाता आत्महत्या कर रहे हैं। उनके पास बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, अपनी बेटियों की शादी करने के लिए पैसे नहीं है, पशु बीमार हो जाते उनके लिए पैसे नहीं है। वो बिजली का बिल, पानी का बिल कहाँ से भर देंगे जब उनके पास ये सब व्यवस्था ही नहीं है। आप उनको आपदा की स्थिति आई, आपको मुआवजा सुनिश्चित करना चाहिए था कि भाई किस आदमी की कितनी फसल नष्ट हुई है, उसको किस तरीके से हमको मुआवजा देना है। आप मुआवजा सुनिश्चित नहीं कर पाए, मिलों का जो भुगतान है वो आप सुनिश्चित नहीं कर पाए। तो किसान तो इस समय इतना परेशान है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो अन्नदाता है आज वो अपनी रोटी के लिए तरस रहा है। ये हालात हैं हिंदुस्तान के और उत्तराखंड के हर किसान के आप जाके बाइट्स ले लीजिए। हर किसान ये बोलेगा कि भाई हमारी तो लड़की की शादी है, हम तो अपनी लड़की की शादी भी रोक के बैठे हैं क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजलों के दाम बढ़ा के, किराए के दाम बढ़ा के हम अर्थव्यवस्था को सही कर लेंगे। भाई जो जनता तुमको पैसा भरती है, इनकम टैक्स भरती है, जो जनता का पैसा है, आप यदि उसी जनता के पैसे को जनता में लगा दो तो आपको ये सब ढकोसलेबाजी और ये फंडे करने की और ये जो तुम नए नए एजेंडे लाते हो कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करने की ज़रूरत ना पड़े। हिंदुस्तान खुशहाल रहेगा। और हिंदुस्तान खुशहाल था जिस समय हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उस समय गरीब आदमी त्रस्त नहीं था, गरीब आदमी, हर गरीब आदमी रोटी खा रहा था। हमारी योजनाएं इतनी शानदार थी। और हमारे कांग्रेस टाइम में ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, इस गुलदस्ते को बांट दिया इन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट आते ही, हिंदुत्व की बातें करके। मैं ये कहती हूँ कि यदि तुम्हें हिंदुत्व ही बनना है तो यार तुम स्वामी विवेकानंद जैसे बनो ना। सही बात। स्वामी विवेकानंद जैसे बनो कि स्वामी विवेकानंद जी के जो असूल थे, जो प्रिंसिपल्स थे, आप उन पे उस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करो तो आपको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहीं दिखाई नहीं देगा। आपको लगेगा सब लोग हम भाई भाई हैं, सब लोग हम बहने बहने हैं। तो इन्होंने देश को बांटने का काम करा है।